एक WWE स्टार का फिनिशर उनका सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली मूव होना चाहिए उनके पूरे मूव सेट में से, जिसकी क्षमता उस मैच को खत्म करने की हो जब भी उस स्टार को लगे कि इसको मारने का समय आ गया है। बेशक वो ऐसा नहीं चाहते कि उनकी फिनिशर दूसरे खिलाड़ी को असल में फिनिश कर दे, लेकिन ऐसा पहले कई बार हो चुका है और कभी कभी मैच को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 ऐसे मौके जब WWE के स्टार्स को उनके ओपोनेंट्स के फिनिशर से सच में चोट लग गई। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हेनरी ओ गॉडविन। द लीजन ऑफ डूम रेसलिंग के इतिहास के सबसे खतरनाक टैग टीम्स में से एक हैं, जिन्होंने कंपटीशन में अपनी ताकत दिखाकर आगे बढ़ते हुए मजबूती से और बिना किसी हिचक के आक्रामक खेल दिखाकर खुद की जगह बनाई, जिसका असर उनके फिनिशर पर भी दिखता था। वो शानदार डूम्सडे डिवाइस। ज्यादातर जिस भी इंसान को ये फिनिशर मारी जाती थी वो घूमकर एक बैक फ्लिप मारता ही था। इसके कारण पिछले कई सालों में कुछ लोग बाल बाल बचे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हेनरी ओ गॉडविन इससे बचने में बुरी तरह नाकामयाब रहे जब उन्हें 21 अप्रैल 1997 की रॉ के एपिसोड में ये मूव मारी गई। मार्क कैंटरबरी की C7 वर्टिब्रे टूट गई और उनसे 15 हफ्तों की छुट्टी लेने को कहा गया, लेकिन वो 8 हफ्तों में ही वापस आ गए। इस गलत लैंडिंग के कारण हुई स्थायी नुकसान ने उन्हें 18 महीने बाद बिजनेस से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। नंबर 9, जॉन सीना। बैटिस्टा भी एक ऐसा एक्ट था जो कि समय के साथ बेहतर होता गया, जिसके लिए उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, न सिर्फ उनकी हैवी मसल वाली बॉडी को बल्कि उनके किसी भी मैच में शानदार तरह से जोरदार अटैक करने को भी। द क्लोज लाइन, स्पाइन बस्टर और स्पेयर्स और भी बहुत सारी मूव्स उनके फिनिशिंग मूव बैटिस्टा बॉम्ब को सेटअप करने के लिए परफेक्ट थी, जो कि एक क्लासिक मूव का थोड़ा अनोखा रूप था। द एनिमल को देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वो सच में अपने विरोधी को मैट फाड़ नीचे पटकने की कोशिश कर रहे हैं अपने सेट आउट स्पेशल से, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इससे सच में चोट लगी है, अगर किसी की थोड़ी देर के लिए सांसें रुकने को छोड़ दें तो। लेकिन जॉन सीना की बात करें तो उन्हें बैटिस्टा बॉम्ब लगने से खतरनाक चोट लगी थी जब वो दोनों समरस्लैम 2008 में एक ब्लॉकबस्टर मैच के लिए आमने सामने आए। लेकिन बिग डेव के नजरिए से देखें तो ये कोई आम बैटिस्टा बॉम्ब नहीं था, बल्कि ऐसा था जिसमें उन्होंने सीना को हवा में पकड़कर पटका था। सर में झटका लगने से बिग मैच जॉन को हर्निएटेड डिस्क की समस्या से जूझना पड़ा और इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही था। वो लगभग 3 महीनों के लिए बाहर थे और कुछ सालों बाद उन्होंने अपने OVW के भाई से बदला लिया और उनकी पीठ तोड़ दी जब सीना ने उन्हें ओवर द लिमिट 2010 में सुपर डुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट एक कार के ऊपर से मारा, जिसमें बैटिस्टा स्टेज के आर पार चले गए। बदला पूरा हुआ। नंबर 8, चावो गुरेरो। सभी रेसलर जब रिंग में आते हैं तो वो एक खतरा मोल लेते हैं, ये जानते हुए कि वो हमेशा सिर्फ एक मैच दूर हैं उस मैच से जो उनका आखिरी मैच हो सकता है। खास तौर पर खतरा तब कई गुना बढ़ जाता है जब बात उन रेसलर्स की हो जो स्वाभाविक रूप से खतरनाक तरीके से खेलते हैं, जैसे कि WWE के क्रूजरवेट क्रू। चावो गुरेरो और बिली किडमैन दोनों को ये बात तब अच्छी तरह से समझ आ गई जब 26 अगस्त 2004 को स्मैकडाउन के एपिसोड में एक खतरनाक सिचुएशन सामने आ गई। किडमैन ने जीतने के लिए चावो को अपनी शूटिंग स्टार प्रेस फिनिशर मारी, लेकिन जब वो नीचे आए तो उनका दायां घुटना चावो के सर पे लग गया। इस चोट से चावो कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गए और इससे उन्हें एक खतरनाक कंकशन भी हुआ, जिसने उन्हें अगले 2 महीनों के लिए काम से दूर कर दिया। ये घटना भी एक वजह थी जिसके कारण विंस मैकमैन ने कुछ महीनों बाद SSP और बाकी हाई फ्लाइंग मूव्स जैसे कि 450 स्प्लैश पर रोक लगा दी थी। इस बुरी घटना को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश में WWE ने स्टोरी लाइन में किडमैन और उनके टैग पार्टनर पॉल लंडन के बीच लड़ाई करवा दिया और साथ ही चाविटो भी वापस आकर बदला लेने की फिराक में थे। नंबर 7, ट्रिपल एच। जब रॉब वैन डैम पहली बार WWE में आए तो जल्द ही वो अपने ओपोनेंट्स को असली चोट पहुंचाने के लिए जाने लगे। दी ओरिजिनल शीक से ये ट्रेनिंग मिलने के बाद कि पूरे जोर से मूव मारनी है, इस कोशिश में कि वो जितनी हो सके असली दिखे, और उस चक्कर में काफियों को चोट पहुंचाने के बाद मगर वाइल्ड ECW में सब चलता था। उनको विंस की कंपनी में आने के लिए काफी संभल के खेलना पड़ा और उन्होंने क्या किया, अपने बॉस के होने वाले दामाद को लगभग जान से मार दिया। ये हुआ 2002 की सर्वाइवर सीरीज में जब RVD और ट्रिपल एच सबसे पहले एलिमिनेशन चैम्बर मैच में लड़ रहे थे। वैन डैम ने एक होल्डिंग पॉट से कूदकर अपनी 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए द गेम काफी पास में थे और साथ ही पॉट के और चैम्बर के टॉप के बीच भी बहुत कम जगह थी, तो आगे कूदकर हमेशा की तरह खुद के शरीर को फैलाने की जगह वो सीधा नीचे ही गिर गए। इस उम्मीद में कि सब अच्छा ही होगा, इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका आगे निकला हुआ घुटना सीधा हंटर के गले पर लगा और उनके लैरिंग्स को कुचल दिया। दर्द में होने और ना बोल पाने के बावजूद भी चैंप ने लंबा और खतरनाक मैच पूरा कर दिया। नंबर 6, द मिज।
कोफी किंगस्टन और द मिज WWE के मेन रोस्टर में सबसे लंबे समय तक रहने वाले स्टार्स हैं। अब तक ये दोनों एक अरसे से टीवी पर आ रहे हैं। कंपनी के दो सबसे भरोसेमंद सैनिकों के तौर पर खेलते हुए इतने सालों में दोनों एक दूसरे के सामने बहुत बार आ चुके हैं, सच में सैकड़ों बार। अगर अपने पुराने दोस्त cagematch.net की माने तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने और दोनों की रेपुटेशन सबसे सेफ और आसान खिलाड़ी के तौर पे होने के कारण ये ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है कि उनके ज्यादातर मैच बिना किसी दुर्घटना के हो गए। लेकिन इसे गलत साबित करने का एक मौका तब आया जब उनका सिंगल्स मैच रॉ के 15 अक्टूबर 2012 के एपिसोड में हुआ। फिनिश के लिए कोफी उनकी तरफ भागते हुए मिस से बचकर निकले, जो कि रस्सी से टकराकर वापस आए और जैसे ही मिस पीछे पलटे उनके मुंह पर कोफी ने जोरदार ट्रबल इन पैराडाइज मार दिया। द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को बहुत जोर की चोट आई और घाव हो गया, जिसके उन्हें टाके लगाने पड़े। मिस के मुताबिक उस चोट का निशान आज भी है। हालांकि उन्हें कोई कंकशन नहीं हुआ, इसलिए WWE ने खुशी-खुशी एक चैंपियनशिप रीमैच बुक कर दिया मेन इवेंट के अगले एपिसोड में। और मिस के लिए बुरा बदतर में तब बदल गया जब मिस किंगस्टन को अपना टाइटल हार गए, केवल 2 दिन बाद जब कोफी ने उनके पूप ईटिंग हंसी तोड़ने की कोशिश की थी। नंबर 5, कर्ट एंगल। साल 2000 का समर स्लैम कर्ट एंगल के लिए बड़ा शो था। रिकॉर्ड बनाने वाला ये नया खिलाड़ी मेन इवेंट में WWE टाइटल के लिए चुनौती दे रहा था। कंपनी के सिग्नेचर इवेंट्स में से एक में, वो भी मेन रोस्टर में आने के कुछ ही महीनों बाद, एंगल और बाकी खिलाड़ियों में से एक ट्रिपल एच ने द रॉक के आने से पहले ही लड़ना शुरू कर दिया। वो दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे क्योंकि ओलंपिक हीरो को कुछ दिन पहले द गेम की गर्लफ्रेंड को किस करते हुए देखा गया था। गोल्ड मेडलिस्ट को अच्छी तरह सबक सिखाने के लिए कि वो अपना हाथ या ये कहें कि होंठ स्टेफनी मैकमैन से दूर रखें, हंटर ने एंगल को अनाउंसर टेबल पर पेडिग्री मारने की कोशिश की। बदकिस्मती से जैसे ही वो कूदने चले, टेबल उन दोनों के वजन से टूटकर गिर गई। कर्ट का मुंह कंक्रीट की जमीन पर लड़ गया, बिना उनके हाथ से सुरक्षित हुए। बुरी तरह कंकशन से जूझते हुए कर्ट को बैक स्टेज ले जाया गया, लेकिन उन्होंने शानदार तरीके से वापस आकर मैच के अंत में अपने हिस्से का खेल खेला। जब वो वहां थे तब उन्हें बिल्कुल भी ये याद नहीं था कि उन्हें करना क्या है और न ही उन्हें मैच के बारे में कुछ याद है। नंबर 4, रिकी स्टीमबोट। आश्चर्य की बात है कि DDT का आविष्कार एक गलती से हुआ था जब जेक रॉबर्ट्स पीछे फिसल कर गिर गए थे और उन्होंने अपने विरोधी को फ्रंट फेस लॉक में जकड़ रखा था। आसान, प्रभावशाली और कभी भी किसी को भी मारी जा सकने वाली मूव द DDT तुरंत ही इस खेल की सबसे अच्छी फिनिशर में से एक बन गई और रॉबर्ट्स इसे समय के साथ और अच्छा और परफेक्ट बनाते रहे। हालांकि ये इसे मारने वाले और मार खाने वाले दोनों के लिए एक बहुत आसान मूव है, लेकिन फिर भी बीते समय में कुछ दुर्घटनाएं इस मूव और इसके वेरिएशंस के कारण हुई हैं। जैसे कि जब जेक ने इसे रिकी स्टीमबोट को कंक्रीट की जमीन पर मारने की कोशिश की। 3 मई 1986 को सैटरडे नाइट के मेन इवेंट में द स्नेक ने पहले ही द ड्रैगन को ये बता दिया था कि वो इस मूव को करने में कंफर्टेबल नहीं है, जिसका कारण था ये खतरा कि स्टीमबोट शायद खुद को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। लेकिन रिकी ने उनके डर को ये कहकर खत्म कर दिया कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि स्टीमबोट जैसा अनुभवी खिलाड़ी भी चीजों को समझने में गलती कर सकता है, क्योंकि उनका सर डरावनी तरह से जोरदार आवाज के साथ कंक्रीट में लग गया, जिससे उन्हें बहुत बुरा कंकशन हुआ। नंबर 3, ए ट्रेन। ब्रॉक लेसनर आपको हजारों तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो चाहे तो। हालांकि पुराने UFC हैवीवेट चैंपियन के बारे में कभी ये नहीं माना गया कि वो बिना किसी परवाह के सिर्फ खुद के लिए खेलते हैं। ज्यादातर उनकी एमेच्योर रेसलिंग और MMA पेडिग्री उन्हें WWE के लॉकर रूम का सबसे डरावना खिलाड़ी बनाती है। लेकिन जहां लेसनर आसानी से किसी को मुंह पर मुक्का मारकर तोड़ सकते हैं, किसी को सुप्लेक्स मारकर सर के बल पटक सकते हैं या किसी को चोक होल्ड मारकर बेहोश कर सकते हैं, वही इन सब की जगह उनका F5 फिनिशर है, जिससे सबसे खतरनाक चोट लगी है। 2003 की शुरुआत में स्मैकडाउन पर हो रहे एक मैच के दौरान द नेक्स्ट बिग थिंग ने ए ट्रेन को मूव का एक स्पेशल घुमा देने वाला वर्जन मारा, लेकिन ऐसा लगा कि शायद उनका हाथ फिसल गया जब वो उन्हें छोड़ने वाले थे तभी, जिसके कारण मैट ब्लूम का बड़ा हिप्पो जैसा सर मैट पर गलत तरह से जाकर लड़ गया। ये सच में एक चमत्कार था कि उनकी गर्दन नहीं टूटी, लेकिन WWE को फिर भी ऐसा लगा कि ये टीवी पर दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही गंदा है, इसलिए इसे टीवी पर आने से पहले हटा दिया गया। उन्होंने इसे कुछ समय बाद टीवी पर दिखाया जब जॉन सीना ब्रॉक से लड़ रहे थे, जिसके बाद सीना ने इसके जवाब में अपनी नई फिनिशर का नाम द FU दिया। नंबर 2, ब्रायन केंड्रिक। द गो टू स्लीप एक जानलेवा दिखने वाली मूव है जो कि कभी कभी काफी हद तक वैसा कर देती है जैसा इसका नाम है। प्रो रेसलिंग नोआ के केंटा ने इसका आविष्कार 2000 के दशक की शुरुआत में किया था और कुछ सालों बाद इसे WWE के CM पक ने अपना लिया जब वो अपने एनाकोंडा वाइस सिग्नेचर सबमिशन को बदलने की सोच रहे थे। वो भी एक जापानीज रेसलर से ली गई थी जो कि न्यू जापान के हिरोयोशी टेंजन थे।
द स्ट्रेट एज सुपरस्टार ने ये मूव करते हुए कई सारे लोगों को अपने घुटने से घायल कर दिया था, जैसे कि रे मिस्टीरियो की नाक से मौके पर खून आ जाना। केंटा ने अपनी मूव को वापस ले लिया जब वो WWE में हिडेयो इटामी के तौर पे आए, लेकिन GTS को बनाने वाले खुद भी इस मूव को ज्यादा ताकत से मारने से नहीं बच पाए। एक बार आप ब्रायन केंड्रिक से पूछिए, जिन्हें क्रिसमस का सबसे बुरा तोहफा मिला 25 दिसंबर 2017 को रॉ के एपिसोड में, जब वो इटामी के सामने 205 लाइव एक्शन में आए। मूव के लगते ही तुरंत अपने चेहरे को पकड़कर दर्द से छटपटाते हुए देखकर ये तुरंत समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैच के बाद हॉस्पिटल, माफ करिएगा लोकल क्लिनिक ले जाने पर पता चला केंड्रिक की ऑर्बिटल हड्डी और नाक टूट गई थी। नंबर 1, कोडी रोड्स। आमतौर पर बिजनेस में सबसे कुशल और सुरक्षित माने जाने वाले रेसलर्स में से कुछ ही लोग हैं जो लेजेंडरी रे मिस्टीरियो के साथ काम करते हुए घायल हुए हैं। अगर किसी को भी चोट लगी है तो वह संभवतः ये दुर्घटना के कारण ही हुआ है, और ज्यादातर ये उनकी भारी भरकम नी ब्रेसेस के कारण ही हुआ है, जो कि मास्क्ड मैन अपने ढीले ढाले रिंग की ड्रेस के अंदर पहनते थे। कोडी रोड्स शायद सबसे हाई प्रोफाइल विक्टिम थे रे रेस, स्लाइस और डाइस सपोर्ट्स के। दोनों 21 जनवरी 2011 के स्मैकडाउन के एपिसोड में आमने सामने आए थे, जब मिस्टीरियो का नी ब्रेस कोडी के खूबसूरत चेहरे पर लगा जब वो 619 मार रहे थे। इस मूव ने अमेरिकन नाइटमेयर की नाक तोड़ दी, लेकिन किस्मत का थोड़ा साथ मिला और ये चोट उन्हें रेसलमेनिया के पहले लगी। कोडी ने खुद को पूरी तरह बदलकर एक खूबसूरत और घमंडी इंसान से बदलकर ज्यादा खतरनाक और प्रोटेक्टिव मास्क पहनने वाले ब्रूडर बना लिया। मिस्टीरियो पर इल्जाम लगते हुए कि उनकी वजह से कोडी रॉयल रंबल और वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल एलिमिनेशन चैम्बर मैच नहीं खेल पाए, रोड्स ने मिस्टीरियो पर निशाना साधा और फिर उन्हें शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में हरा भी दिया। चोट खाना कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर इसके बदले में आपको रेसलमेनिया की जीत मिल जाए, वो भी आज तक के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक के खिलाफ, फिर तो सब बढ़िया ही है।